हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे खैरागढ़ की। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट भी है। ये सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन से खाली हुई है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक उपचुनाव की प्रक्रिया 17 मार्च को अधिसूचना के प्रकाशन से शुरू हो जाएगी। उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 24 मार्च निर्धारित की गई है। 25 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 28 मार्च तक प्रत्याशियों को अपने नाम वापस लेने का मौका रहेगा। उसके बाद वैध प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। खैरागढ़ सीट पर मतदान 12 अप्रैल को होना है। 16 अप्रैल को मतगणना और परिणाम जारी होंगे। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के देवव्रत सिंह ने इसी सीट पर बीजेपी की कोमल जंघेल को केवल 870 वोटों के अंतर से हराया था। नवंबर साल 2021 में उनका निधन हो गया था और उसके बाद से ही ये सीट खाली है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73 खैरागढ़ में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार उप निर्वाचन के कार्य कराए जाएंगे। अधिसूचना का प्रकाशन 17 मार्च, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 मार्च, नामांकन पत्रों की संवीक्षा स्क्रूटनी 25 मार्च, नाम वापसी की तिथि 28 मार्च, मतदान की तिथि 12 अप्रैल, मतगणना की तिथि 16 अप्रैल और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न किया जाएगा 18 अप्रैल। प्रदेश कांग्रेस संगठन चुनाव से पहले जारी सदस्यता अभियान में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बना है। प्रदेश कांग्रेस ने तय समय सीमा से 19 दिन पहले ही 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट पूरा कर लिया है। एआईसीसी की ओर से नियुक्त निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई ने भी प्रदेश संगठन की तारीफ की है। वहीं सदस्यता अभियान के प्रदेश महामंत्री अमरजीत चावला का कहना है कि सदस्यता अभियान के अचीवमेंट में छत्तीसगढ़ को देश में नंबर 1 राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है। राजीव भवन में आयोजित बैठक में रायपुर शहर और ग्रामीण के पदाधिकारी, मेंबरशिप प्रभारी समेत अन्य स्थानीय नेता मौजूद रहे। हुसैन दलवाई ने जिले के काम की तारीफ के साथ साथ डिजिटल मेंबरशिप बढ़ाने के लिए भी सुझाव दिए। बैठक में महिला पदाधिकारियों की बहुत कम उपस्थिति रही। उन्होंने इस अभियान में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाने पर जोर दिया। हुसैन दलवाई 14 मार्च तक छत्तीसगढ़ दौरे पर है। 13 मार्च को बिलासपुर और 14 मार्च को महासमुंद में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक करेंगे। डिजिटल मेंबरशिप करते वक्त अगर जहां मुनासिब नहीं है, जहां इंटरनेट ही नहीं है, ऐसी जगह रसीद की मेंबरशिप भी करने की इजाज़त दी गई है। यहाँ पूरे देश में अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में मेंबरशिप का काम बड़ा अच्छा हो रहा है। राहुल जी के विजन को पूरा करने में लगे हैं कि हम लोग सदस्यता में भी आज देश में इतिहास बनाने में नंबर 1 होने की ओर अग्रसर है। आज हम लोगों के मेहनत को उन्होंने सराहा और हम लोगों को कुछ टिप्स दिए, कुछ निर्देश दिए। निश्चित तौर पर उनके टिप्स और निर्देशों का पालन करते हुए आने वाले संगठन चुनाव में हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जो उन्होंने टारगेट और जो लक्ष्य दिया उसको हम लोग बहुत जल्द पूरा करेंगे। 14 मार्च को डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार भी उनके दौरे में प्रदेश का कोई बड़ा नेता साथ नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का जहां जशपुर में 20 किलोमीटर की पदयात्रा का कार्यक्रम है, वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से लेकर बाकी नेता विधानसभा में व्यस्त है। इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रभारी यहां के बड़े नेताओं को इसलिए अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यह डर है कि लोगों को 15 साल के कुशासन की याद आ जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जाने का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें लेकर नहीं ले जाया जा रहा है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पहले अपना घर देख ले, उसे बचा ले, उसके बाद हमसे सवाल करे। दरअसल भाजपा मिशन साल 2023 के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। इसके लिए 555 दिनों की कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। पुरंदेश्वरी परहेज कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि मेरे दौरे में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो तथाकथित रूप से बड़ा नेता है उनको वो साथ नहीं ले जाती हैं। उनको यह भय सताता है कि इन लोगों के सामने लेके जाएंगे तो 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन भ्रष्टाचार है
वह सामने आएगा, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। 2023 की सतत तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ कर दी है। हमारी प्रभारी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, वो लगातार दौरे कर रही हैं। 3-3.25 सालों की अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय, चूंकि उपलब्धियां हैं नहीं, इसलिए हम दूसरे को कटघरे में खड़ा करें, दूसरों को बदनाम करें। यही पॉलिसी लगातार 3-3.25 सालों तक प्रदेश में कांग्रेस ने चलाया है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कृषक मेला और कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से करीब 5000 किसान शामिल हुए। कॉलेज प्रांगण में ही कृषि मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 132 कंपनियों की ओर से तैयार कृषि उपकरण और यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि गांव उत्पादन का केंद्र हुआ करते थे और शहर इन उत्पादों का विक्रय केंद्र। लेकिन ये व्यवस्था खत्म हो गई और गांव के बुनकर, कारीगर जैसे प्रतिभाएं पलायन कर गए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गांव-गांव में गुठान खोलकर उसे औद्योगिक केंद्र का रूप देने में लगी है। इन केंद्रों में बने उत्पादों को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में मार्केट खोला जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 3 सालों में अलग अलग योजनाओं के जरिए प्रदेश के किसानों के खाते में 91,000 करोड़ रुपए सरकार ने पहुंचाए हैं, जो इन 3 सालों के बजट का 1/3 हिस्सा होता है। कृषि मेला का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में रखा गया और इसमें 130 से अधिक कंपनियां भाग ले रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के उत्पाद कैसे देश के कोने कोने तक पहुंचे और विदेशों में कैसे पहुंचे, इस मामले में बहुत गंभीरता से हमारे कृषि विभाग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और हमारे प्रशासन के लोग सब लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अगर कृषि में क्रांति होते, छत्तीसगढ़ में अगर कृषि के विकास होते, अगर ये शिक्षा रिसर्च जो सोच के काम है हमारे खेत और खलिहान तक दिखाते, ओकर श्रेय छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। राजनांदगांव के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में नगर निगम ने महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भिंडिया ने भी शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने की, जिसमें कोरोना काल के दौरान अपनी बेहतर सेवाएं देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, आरोग्य समिति की सदस्य और स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता दीदियों के साथ महापौर हेमा देशमुख, मंत्री अनिला भिंडिया और सांसद ने डांस भी किया। थोड़ा लगना चाहिए संस्कार खाने में, और जो महिला पुरुष की स्वीकृति कमजोर नहीं है। आज हम राष्ट्रीय उत्सव के एक बार करीब 1000 महिलाओं का हमने सम्मान का निर्णय लिया और 1000 लोगों को हम उनको पुरस्कार के रूप में एक सम्मानजनक सम्मान दे रहे हैं। और सब बहनों से निवेदन करती हूँ, आप आज भी सज सकते हैं, कल भी सज सकती है। रायगढ़ के सबसे प्राचीन नटवर हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदलने और स्कूल में हिंदी मीडियम बंद करने के मामले को लेकर जहां स्कूल बचाओ संघर्ष मोर्चा आंदोलनरत है, तो वहीं बीजेपी इस आंदोलन में जोर शोर से जुटी हुई है। रायगढ़ सांसद गोमती साय ने धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया और खुलकर विरोध जारी रखने का ऐलान भी किया। सांसद गोमती साय का कहना है कि नटवर स्कूल रायगढ़ जिले की धरोहर है, इसका आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में विलय किया जाना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल का विरोध नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार नए स्ट्रक्चर के साथ नई जगह पर स्कूल खोले। पुराने हिंदी मीडियम स्कूल को बंद किया जाना शहर के साथ साथ वहां अध्ययनरत गरीब बच्चों के लिए भी अन्याय है। बता दें कि जिला प्रशासन ने नटवर स्कूल को आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील कर दिया है। हिंदी मीडियम के बच्चों को नए सत्र से दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। नटवर हाई स्कूल एक ऐतिहासिक स्कूल है और जाने माने नाम है, और जो ये लोग जो कर रहे हैं आत्मानंद स्कूल हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन आत्मानंद का एक नया स्ट्रक्चर हो, एक नया मतलब आयाम के साथ छत्तीसगढ़ सरकार को शुरू करना चाहिए और आज नटवर हाई स्कूल का नाम को विलय नहीं करना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्रियों का ठेकेदार जो है वो बस्तर में सड़क बना रहे हैं, जो ना मंत्री विधायक की बात सुनते हैं और ना ही कलेक्टर की। उन्होंने कहा है कि बस्तर और कांकेर के सांसद जल्द ही इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे और अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आज कांकेर में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हुई, जिसमें बस्तर इलाके में चल रहे सड़क निर्माण के काम को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ कवासी लखमा ने बताया कि जिले में 32 करोड़ के काम पूरे हो गए हैं। कांकेर में पहली बार हुई इस बैठक में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के तहत स्वीकृत काम, देवगुड़ी, सामुदायिक भवन, रंगमंच, पुल पुलिया इत्यादि से संबंधित निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बस्तर के सभी सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और प्राधिकरण के सदस्य के अलावा कमिश्नर और 7 जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ मौजूद थे। केंद्र सरकार का जो बड़ा मंत्री है, जो नितिन गडकरी, उनकी ठेकेदार है, इसलिए हमारे अधिकारी को ना सुनता है, ना कलेक्टर को सुनता है, हमारा एमएलए लोग को सुनता है। वो अपना प्रभाव का उपयोग कर रहा है। उसको भी हम प्रस्ताव पास किया, इसको तत्काल टेंडर कैंसिल करें। हम लोग अभी लोकसभा चल रहा है, उसको बताओ ये हमारा केस का जल्दी बने, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। रायगढ़ जिले में स्टेट हाईवे हो या फिर नेशनल हाईवे, दोनों की स्थिति बेहद खराब है। सड़कों की खराब हालत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। बात करें नेशनल हाईवे की तो रायगढ़ से सरायपाली नेशनल हाईवे 153 पिछले 7 साल से अधूरी पड़ी हुई है। 87 किलोमीटर की सड़क को सरकार ने 36 महीने में पूरा करने का दावा किया था, लेकिन योजना की म्याद 4 बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन सड़क निर्माण का काम अब भी 35% बाकी है। सांसद का कहना है कि वो क्षेत्र के अधूरे एनएच के निर्माण को लेकर जल्द ही सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। सात साल हो गए रायगढ़ सरायपाली जो एनएच बनना था, जिसको लेकर बहुत ही भारतीय जनता पार्टी ने ढिंढोरा पीटा कि हम ये नेशनल हाईवे पास किए। आज उसकी दुर्दशा को आप जाकर देखिए। 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये एनएच की सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। और लगातार निरंतर में मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे हो जाए, मतलब बन जाए और लोग उसमें लाभ लेना शुरू करें। मैं फिर से गडकरी जी के साथ बैठ करके बात करूंगी कि जल्द से जल्द या तो ठेकेदार को चेंज कर दें या तो ठेकेदार बना रहा है तो समय सीमा पे पूरा करें। वित्तीय वर्ष के खत्म होने के पहले मार्च महीने में रायपुर समेत अन्य पंजीयन कार्यालयों में लोगों की भारी भीड़ देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत मार्च में शनिवार और रविवार को भी अब रजिस्ट्री की जाएगी। होली के समय 17, 18, 19 मार्च को छोड़ के इस महीने के सभी अवकाश के दिन भी रजिस्ट्री की सुविधा रहेगी। लोग सामान्य दिनों की तरह टोकन लेकर रजिस्ट्री करा सकेंगे। पंजीयक बीएस नायक ने बताया कि शासन ने मार्च तक पंजीयन के लिए गाइडलाइन दर में 40% की छूट भी दी है, जिसके चलते पंजीयन कार्यालय में भारी भीड़ उमड़ रही है। होली के बाद 26, 27 मार्च को अवकाश के दिन भी रजिस्ट्री कार्य होगा। मार्च महीने की व्यवस्था के लिए तो अभी शासन के द्वारा जो अवकाश का जो दिवस है उसमें भी पंजीयन खोलने का निर्देश हुआ है। और आज हमारा जैसे आज भी हमारा पंजीयन कार्यालय खुला हुआ है और कल भी पंजीयन कार्यालय खुला रहेगा। और अगले सप्ताह जो होली को छोड़ के अगली लास्ट वीक में लगभग 26, 27, 28 जो छुट्टी है उसमें भी हमारा पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जिन 2 नए मेडिकल कॉलेज की मान्यता रुकी है, उसमें महासमुंद मेडिकल कॉलेज भी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग बीते 5 साल से इसके लिए प्रयास कर रहा है। करोड़ों खर्च करने के बावजूद 100 सीटों की मान्यता नहीं मिल सकी, तो अब बड़ी संख्या में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डॉक्टरों को महासमुंद मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। डीन पीके निगम के वीआरएस एप्लीकेशन के बाद डॉक्टर यास्मीन खान को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज से प्रभारी डीन बनाकर महासमुंद मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि इन डॉक्टरों से मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था बनवाएंगे, जबकि क्लिनिकल डॉक्टरों से महासमुंद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करवाएंगे। लेकिन ये दावा लंबे समय से होता आ रहा है। प्रभार मिलने के बावजूद डीन रायपुर में ही रहते हैं। लैब, लाइब्रेरी भी डेवलप नहीं हो पाई है। 6 महीने पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम को दिखाने के लिए डॉक्टरों को भेजा गया था, लेकिन फिर भी मान्यता नहीं मिली।
छत्तीसगढ़ योग आयोग की ओर से कोविड संक्रमण में योग की भूमिका विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से भी लगभग 1500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेंडिया ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वेबिनार से पूरे प्रदेशवासियों को फायदा मिलेगा और कोरोना काल में काफी लोगों ने योग के प्रति जागरूकता दिखाई है। उन्होंने कहा कि हमने भी योग के जरिए जन जन तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। काफी लोगों का ये मानना है कि अगर वो योग को अपने जीवन में पहले ही अपना लेते तो कोरोना के दौरान उन्हें जितनी परेशानियां हुई हैं वो ना होती। इस दौरान योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों की दिनचर्या में योग शामिल हो। योग आयोग जिसका गठन ही केवल योग के प्रचार और प्रसार, कैसे लोगों को हम उसके खुशहाल जीवन में योग को शामिल कर सकें, कैसे उनकी दिनचर्या में योग से उनकी शुरुआत कर सकें, इन सारी बातों को लेकर के योग आयोग निरंतर जब से उसका गठन हुआ है ये प्रयास चल रहा है। वेबिनार के आयोजन से हमारे लोगों को, यहाँ के नगर वासियों को और पूरा प्रदेश के वासियों को बहुत इसका फायदा भी मिलेगा, क्योंकि आप सब जान रहे हो कि कोविड-19 चालू हुआ था और हमारे योग आयोग के माध्यम से हम लोग जन जन तक इस संदेश को पहुँचाने की कोशिश किए थे कि इसमें अनुलोम विलोम है और शारीरिक जो योग आयोग कराते हैं उससे बहुत फायदा मिलेगा। कोरबा में निगम अमले के रवैये से नाराज बस्ती के लोगों ने निरीक्षण पर पहुंचे महापौर और अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। मामला जिले के 15 ब्लॉक इलाके का है, जहां मैगजीन भाटा मोहल्ले के बगल में ही निगम ने कचरे का यार्ड बनाया है, जिसकी दुर्गंध से परेशान लोगों ने मोहल्ले में कचरा डंप करने का विरोध करते हुए यार्ड के गेट पर ताला लगा दिया, जिसकी वजह से महापौर और अधिकारी अंदर ही फंस गए। जिसके बाद महापौर ने 15 दिनों में कचरा खाली कराने का आश्वासन दिया है, तब जाकर पूरा मामला शांत हुआ। बस्ती के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। पहली बनिस ना तो कांजी हाउस के नाम से बनिस, तो हमन बोलन के चल कांजी हाउस बनाते तो गौ माता के सेवा होती। वो कहा, वो तो पूरा कचरा खाना बन गए। अब बदबू के मारे रह नहीं सका थे ना मैगजीन भाटा ना 15 ब्लॉक है। ऐसे अच्छा हमन यहाँ सब ताला बंद कर रखे रहे, अधिकारी ला, महापौर, पार्षद ला जब ताला मार के यहाँ आंदोलन करे, पूरा महिला जेंट्स सब महापौर ला बंद कर दे रहे हैं, जितना अधिकारी ला बंद कर दे रहे हैं, सब पावर ला बंद कर दे रहे हैं। ये अभी डिसाइड किया कि सबसे पहले जो यहाँ ये सूखा कचरा जो यहाँ जमा है इसको यहाँ से डिस्पोज किया जाए, किसी और अन्यत्र जगह पे इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। उसका इन्होंने अभी प्रॉमिस किया है कि कल से शुरू हो जाएगा कचरा के यहाँ से डिस्पोजल, और आगे यहाँ फिर कचरा आएगा नहीं। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाने में बीती दिनों हुए उठाईगिरी के 2 मामले में अब तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। बैंक से रुपए निकालकर आ रहे लोगों के साथ में लगातार इस तरह की घटनाएं दुर्ग जिले में बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में 3 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें लोगों से लगभग 5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। एसपी पूरे मामले में खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 अलग अलग मामलों के पीड़ितों में एक बुजुर्ग भी शामिल है, जो अपनी एफडी की रकम लेकर घर वापस जा रहे थे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। करीब 24 साल पहले बने कोरिया जिले में अब तक यातायात थाना ही नहीं खुल सका है। आपको बता दें कि कोरिया जिला सरगुजा संभाग में आता है और पूरे संभाग में एक भी यातायात थाना नहीं है। यातायात थाने के नहीं होने से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रैफिक मैनेज किया जाता है। कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के अलावा नगर पालिका, नगर निगम चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ में ट्रैफिक का बड़ा दबाव रहता है। इसके अलावा कटनी से गुमला को जाने वाला नेशनल हाईवे तिरालुस भी यहीं से होकर गुजरता है। हालांकि बैकुंठपुर में बाईपास बन गया है, पर शहर के अंदर यातायात व्यवस्था को लेकर दबाव कम नहीं हुआ है। जिले में यातायात व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस विभाग से एक रक्षित निरीक्षक के नेतृत्व में एक सूबेदार, प्रधान आरक्षक और होमगार्ड नियुक्त किए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।